गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंटर कॉलेज की तरफ से मैं विकास मिश्रा आप लोगों के लिए कक्षा 12 की फिजिक्स लेकर हाजिर हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कक्षा 12 की फिजिक्स में दो भाग हैं, भाग ए और भाग बी। भाग ए आप लोगों के लिए आज शुरू किया जा रहा है। इसका सबसे पहला चैप्टर है आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो अब इस चैप्टर को अगर हम शुरू करते हैं तो सबसे पहली जो हमको बात मिलती है आवेश। हम पहले ये जानते हैं कि आवेश होता क्या है। आवेश होता क्या है? आवेश माने कि चार्ज। अब देखिए आवेश क्या होता है। आवेश किसी वस्तु का ऐसा एक गुण है जिसके कारण उस वस्तु में धारा और चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है। मतलब कि अगर किसी वस्तु पर आवेश ना हो तो ना तो उसमें धारा का प्रवाह हो सकता है और ना ही उस वस्तु में चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, तो यह कहलाता है आवेश। अब बात आती है कि अगर कोई वस्तु है तो उसको आवेशित करेंगे कैसे, प्रॉब्लम है। तो आवेशित करने के लिए कई तरीके हैं जिनमें आपके काम की कुछ सामान्य से ही हैं। जैसे सबसे पहला होता है चालन। जैसे कि अगर किसी भी अनावेशित वस्तु को किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो वह भी अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाती है। और एक होता है क्या कहते हैं प्रेरण। जैसे कि अगर किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के समीप लाया जाए तो अनावेशित वस्तु भी आवेशित वस्तु के विपरीत रूप से आवेशित हो जाती है। ये सारी चीजें हैं। एक होती है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रतिस्थापन करके बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करते हैं सोडियम के एटम की, आप लोग जानते हैं 11 सोडियम 23, इसमें पूरे मिलाकर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11, 2 8 1। ठीक है, अगर इस एटम से हम एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दें, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दें, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दें तो यह परमाणु जो होगा सोडियम का वह आवेशित हो जाएगा। और कितना आवेश बनेगा? जितने इलेक्ट्रॉन हम यहां से बाहर निकालेंगे। या फिर एक और तरीका है कि हम इसके प्रोटॉन्स बाहर निकाल दें, वह भी एक तरीका है, लेकिन उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा कंज्यूम होती है, इसलिए हम वो तरीका यूज नहीं करते हैं। और क्या कर सकते हैं हम, जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं वैसे इलेक्ट्रॉन ला करके यहाँ पर रख भी सकते हैं, तो भी यह आवेशित हो जाएगा। मेन मतलब इस बात से है कि अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है तो वह एटम आवेशित नहीं होता है। अगर इन दोनों में कोई भी डिसबैलेंस हुआ, चाहे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए कम हो जाए, चाहे प्रोटॉन बढ़ जाए कम हो जाए, तो वह उस परमाणु को अंतिम रूप में आवेशित बना देता है। ठीक है, आप उम्मीद आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर आप लिखना चाहें तो हेडिंग डाल करके लिख लीजिएगा वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश एक ऐसा किसी पदार्थ का या किसी वस्तु का एक ऐसा मूल गुण है जिसके कारण उसमें वैद्युत और चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है। ठीक है, और जिस वस्तु पर आवेश होता है उस वस्तु को हम आवेशमय वस्तु कहते हैं, चार्ज पार्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आवेशों के प्रकार। आवेश हो गया, तो अब आगे आवेशों का प्रकार। आवेश का प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। जैसा कि हमने आपको बताया आवेश अपनी प्रकृति के रूप में 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है धनात्मक आवेश, और एक होता है ऋणात्मक आवेश। अब ये क्या क्या चीजें हैं? जैसे मान लीजिए कोई परमाणु है, उसमें अंतिम रूप से प्रोटॉनों का जो प्रभाव है वह हावी हो रहा है, मतलब प्रोटॉनों की संख्या अंतिम रूप में ज्यादा बनने लग रही है, तो वह परमाणु कैसा हो जाएगा? धनात्मक आवेशित हो जाएगा। ठीक है, और अगर किसी परमाणु में अंतिम रूप में
ऋणात्मक आवेश की संख्या, ऋणात्मक आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से ज्यादा होने लगती है तो वह परमाणु अंतिम रूप से ऋणात्मक आवेशित हो जाता है। ठीक है, अब आपको हम अलग हर बार कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, बार बार कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए कम हो जाए, तो आखिरकार इलेक्ट्रॉन है क्या? अगर हम फिजिक्स के रूप में बात करें तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश मतलब क्या होता है? सबसे छोटी इकाई मूल आवेश होती है। ठीक है, तो आगे यही देख लेते हैं आखिरकार मूल आवेश कहते हैं। अगर आप आवेशों के प्रकार में लिखना चाहें तो नीचे लिख लीजिएगा। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। तो और मतलब लाते कैसे हैं? जब दो वस्तुओं को मान लीजिए आपस में रगड़े या फिर कहीं से किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन लाकर के एक्स्ट्रा रख दें, तो जिस पर इलेक्ट्रॉन हम रख रहे हैं वह ऋणात्मक आवेशित हो जाएगा, और जिस वस्तु से लाकर के इलेक्ट्रॉन हम रख रहे हैं वह वस्तु धनात्मक आवेशित हो जाएगी। बात क्लियर है? उम्मीद है समझ में आएगी। आगे चलते हैं। तो आगे हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन है क्या। इलेक्ट्रॉन को हम लोग मूल रूप से मूल आवेश कहते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वह मूल आवेश है। देखते हैं मूल आवेश, अंग्रेजी में इसको कहते हैं फंडामेंटल चार्ज। ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की जो मात्रा होती है हम लोग उसको मूल आवेश कहते हैं। अब आप लोग जानते होंगे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है माइनस में 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम। यहां आप लोग माइनस से कंफ्यूज नहीं होंगे, माइनस सिर्फ यह प्रदर्शित कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश की प्रकृति होती है वह ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं मूल आवेश में कि एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को मूल आवेश कहते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम का आवेश होता है। ठीक है, अब इसको मूल आवेश क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको आगे भागों का मतलब अलग अलग भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। मतलब कि अगर किसी भी वस्तु पर आवेश 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 है तो इसको और कम नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगर कम से कम आने वाला जो किसी वस्तु पर आवेश है वह इतना है, इसको और ज्यादा विभाजित नहीं किया जाता। मतलब इलेक्ट्रॉन को दो टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता है। सबसे जो बेसिक आवेश है, सबसे जो छोटा आवेश है वह इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन के ही आवेश को हम लोग मूल आवेश कहते हैं। बात समझ में आया आप लोगों को? चलिए आगे चलते हैं। आवेश की परमाणुकता, आखिरकार आवेश जो है वह किस प्रकार ट्रांसफर होता है? जैसे कि मतलब अगर आप एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर आवेश ले जा रहे हैं तो वह ट्रांसफर किस प्रकार से होता है, इसको हम परिभाषित करते हैं आवेशों की परमाणुकता से। आवेशों की परमाणुकता, ये क्या बोला? आवेशों की परमाणुकता कहती है कि अगर किसी वस्तु पर आवेश आ रहा है या फिर वहां से आवेश निकल करके जा रहा है तो यह आवश्यक है कि वह आवेश इलेक्ट्रॉनों का ही पूर्ण गुणज होगा। मतलब कि अब मूल आवेश कितना है? एक इलेक्ट्रॉन का। तो अगर किसी वस्तु पर आवेश आ रहा है तो वह इसी इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज, मतलब कोई एक वास्तविक धनात्मक संख्या हो सकती है। ठीक है, पूर्ण गुणज होगी। अब यह बात हमको नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन निकल करके जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसलिए प्रकृति को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आगे प्लस माइनस दोनों लगा देते हैं। मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ऋणात्मक आवेश बनाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन निकल करके जा रहा है तो वहां पर धनात्मक आवेश बनेगा। यही होगा हमारा अंतिम में जाकर के क्यू आवेश। मतलब यदि किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके जा रहे हैं तो उस पर धनात्मक आवेश आएगा, और वो भी कितना? n गुना। n जहां पर क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एक और बात इसी बारे में कही जाती है कि आवेशों की संख्या होती है वह इलेक्ट्रॉनों की पूर्ण गुणज होती है, सिर्फ क्या कहते हैं भिन्नात्मक नहीं संख्या हो सकती। मतलब यहां पर n का मान
जहां n बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, लेकिन कभी भी 1.5, 2.7, 4.9 ऐसा कोई मतलब कहीं ऐसा नहीं आपको मिलेगा कि हाँ इतने इलेक्ट्रॉन का आवेश जा रहा है। जब भी जाएगा वह एक पूर्ण संख्या के रूप में जाएगा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन, 10, 10, 20, 50 सब कुछ भी जा सकता है, लेकिन कभी भी 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ये सब नहीं जा सकता है। ठीक है, लिखने के लिए अगर आप चाहें तो किसी पदार्थ में आवेश की मात्रा जो होती है वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होती है, भिन्नात्मक नहीं। इसे ही आवेशों की परमाणुता कहा जा सकता है। ठीक है, आगे यदि किसी पदार्थ में आवेश की मात्रा Q बराबर स्मॉल, किसी पदार्थ में आवेश की मात्रा Q बराबर स्मॉल यानी से प्रेजेंट की मतलब प्रदर्शित की जाती है, जहां पर स्मॉल या 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए आगे चलते हैं हम लोग आवेशों की परमाणुता। इसके बाद देखते हैं हम लोग आवेशों का संरक्षण सिद्धांत। आवेशों का संरक्षण सिद्धांत आप लोग फिजिक्स क्योंकि पुराने समय से पढ़ रहे हैं, कक्षा 9 से पढ़ते आ रहे हैं, तो आप लोगों ने कई संरक्षण नियम पढ़े होंगे, जैसे कि ऊर्जा संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, उसी प्रकार से आवेशों का संरक्षण नियम भी होता है। आवेशों का संरक्षण नियम, कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज। ये क्या है? कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज कहता है कि आवेशों को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उनको नष्ट किया जा सकता है, बल्कि आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर आपको याद हो, हमने सबसे स्टार्टिंग में ही बताया था कि आप इलेक्ट्रॉन कहीं से ला करके रख सकते हैं। आप जहां से लेकर के आएंगे वह भी कहीं ना कहीं से निकल करके ही आया होगा, किसी न किसी परमाणु से आया होगा, किसी न किसी अणु से आया होगा, कहीं से भी वह निकल करके ही आ रहा है। तो आप इलेक्ट्रॉन ला करके रख रहे हैं तो आप इलेक्ट्रॉन खुद से उत्पन्न तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आप ला करके वहां से यहां पर रख दिए तो एक इलेक्ट्रॉन की वहां पर कमी हो गई, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, लेकिन दोनों निकाय का पूरा जो आवेश वह तो संरक्षित है, वही यह नियम कहता है। लिखने के लिए अगर आप लोग चाहें तो आवेशों के संरक्षण नियम के अनुसार यदि किसी भी निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है, यह भी लिख सकते हैं। या फिर आप लिख सकते हैं कि आवेशों को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि यह एक वस्तु से या फिर एक पदार्थ से दूसरे वस्तु या दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरित किया जा सकता है। इसे ही आवेशों का संरक्षण नियम कहते हैं। ठीक है, आगे अब देखते हैं हम लोग कूलाम का नियम। अब हमने क्या किया? आवेश पहचान लिया, कैसे आते हैं, आवेशों को हम कैसे उत्पन्न मतलब आवेश कैसे बना सकते हैं, किसी वस्तु को आवेशित कैसे कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम आती है कि अगर मान लीजिए दो आवेशित वस्तुएं एक साथ रखी जाती हैं तो वो कैसा व्यवहार करेंगे। ठीक है, आवेशों के गुण, ये जो आप देख रहे थे ये सब किसी आवेशों के गुण में ही थे। ठीक है, आगे हम देखते हैं कूलाम का नियम। आवेशों से संबंधित कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। मान लिया कोई भी आवेश है, दो बिंदु आवेश हैं। बिंदु आवेश मतलब बहुत छोटे से आवेश, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। मानो दो बिंदु आवेश स्मॉल q1 और स्मॉल q2 एक दूसरे से स्मॉल r की दूरी पर वायु अथवा निर्वात में रखे हुए हैं। ठीक है, तो इन दोनों आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, इन दोनों आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, इन दोनों आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल
इन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2, मतलब कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और यही बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक बार फिर से सुनते हैं कि दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब यही दोनों नियम जो होते हैं यही मिलकर के कूलाम का नियम बनाते हैं। ठीक है, कूलाम का नियम इतना ही है। हालांकि अब इसका उपयोग करके हम आगे अपने काम के लिए, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक सूत्र निर्माण करते हैं। हम क्या करते हैं, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1 और इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 और 2 को आपस में मिलाने पर समीकरण 1 व 2 को आपस में मिलाने पर क्या होगा, यही हो जाएगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटे R का वर्ग। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। हमने क्या किया, बस इन्हीं दोनों नियमों को आपस में मिला दिया है। अब आप जानते होंगे गणित के नियम के अनुसार कि किसी भी स्थिति में अनुक्रमणिकता के चिन्ह पर कभी भी कोई गणितीय संक्रियाएं नहीं की जा सकती। गणितीय संक्रियाएं करने के लिए आवश्यक है कि हमको यहाँ पर बराबर का चिन्ह मिले। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, इस समानुपात के चिन्ह को हटा करके यहाँ पर बराबर लगाते हैं और किसी एक अचर राशि से गुणा कर देते हैं, किसी एक नियतांक से, जहां पर यह बराबर बनता है स्मॉल k इंटू Q1 Q2 अपॉन स्मॉल r का वर्ग। ठीक है, अब प्रयोगों के आधार पर यह पता किया गया कि स्मॉल k का जो मान होता है वह होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ, तो प्रयोगों के आधार पर क्या हुआ, स्मॉल k का मान पता चला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये इसके लिए स्मॉल k का मान पता चला। ठीक है, और जहां पर इसका पूरा जो गुणा जब करेंगे तो यह आता है, सॉरी पहले इसको रख देते हैं इसी में उठा करके, इसको समीकरण नंबर 3 स्मॉल k का मान समीकरण 3 में रखने पर यह बराबर क्या हो जाएगा, यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे स्मॉल r का वर्ग, जहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको इतना समझ में आया होगा, जहां पर हमने इसका मान बता दिया और जहां पर एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं, और एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट का मान होता है जहां पर इसको हम लोग कहते हैं माध्यम या निर्वात की वैद्युतशीलता।
अब ध्यान देना है, हम स्टार्टिंग में ही माने थे कि Q1 Q2 ये दोनों या तो वायु में रखे हैं या तो फिर निर्वात में रखे हैं, ठीक है। और निर्वात में होने के ही कारण यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का यूज किया गया है, जहां पे एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता, ठीक है। एक और बात, अगर मान लीजिए क्या हो कि अगर हम इन दोनों आवेशों के बीच में जो अब तक निर्वात था अथवा हवा थी, वहां पर हम निर्वात या हवा ना रख करके कोई एक विशेष माध्यम रखते हैं, ठीक है, तो क्या होता है। अगर आप लोगों को नोट करना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर सकते हैं, बाकी हम लोग आगे चलते हैं। तो यदि आवेशों के मध्य कोई अन्य माध्यम हो जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K हो, तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करते हैं, जहां पर एप्सिलॉन नॉट लिखा वहीं पर एप्सिलॉन नॉट के साथ है उस माध्यम के परावैद्युतांक का गुणा कर देते हैं। तो कूलाम बल कैपिटल F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K Q1 Q2 अपॉन स्मॉल r का स्क्वायर। ये होता है आपके लिए अंतिम सूत्र, ठीक है। एक और बात, अगर हम बात करें कि यह माध्यम जो अन्य माध्यम कोई और माध्यम न होकर के हवा ही हो, तो वहां पर K का मान 1 होता है, हवा या निर्वात के लिए K का मान 1 होता है, ठीक है। और एक बात, एप्सिलॉन नॉट, कई किताबों में ऐसा भी होता है कि एप्सिलॉन नॉट इनटू K, इन दोनों को मिला करके सिर्फ एप्सिलॉन लिख दिया जाता है, आप लोग उससे चिंतित मत होइएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। कूलाम के नियम का महत्व, आखिरकार कूलाम का नियम किस प्रकार, कूलाम के नियम के बारे में कुछ विशेष बातें हम जानते हैं, जैसे कूलाम के नियम का महत्व। कूलाम के नियम का महत्व, जैसे कूलाम के इनफैक्ट इसको हम कह सकते हैं कूलाम के नियम की सीमाएं या फिर महत्व, जो भी आप कहना चाहें। तो सबसे पहली बात इसमें होती है कि कूलाम का जो नियम होता है यह सिर्फ और सिर्फ बिंदु आवेशों के लिए ही लागू होता है, ठीक है। आपको देखिए स्टार्टिंग में जब कूलाम के नियम का डेरिवेशन करा रहे थे उसी टाइम हम आपको बताए थे कि माना Q1 Q2 दो बिंदु आवेश हैं, ठीक है। तो यह इनके नियम की एक सीमा है कि कूलाम का नियम सदैव बिंदु आवेश के लिए ही लागू होता है, ठीक है। दूसरी बात कि Q1 और Q2 इन दोनों में आवेशों का अनुपात कुछ भी हो सकता है, Q1 और Q2 इन दोनों का अनुपात कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन दोनों के मध्य जो कार्य करने वाला बल होता है वह सदैव 1:1 के ही रूप में कार्य करता है। मतलब जितना बल ये लगाएगा उतना ही बल ये लगाएगा, उसमें बल की मात्रा में कोई अंतर नहीं होने वाला है। एक और खास बात इसकी है कि कूलाम का जो नियम होता है यह बहुत छोटी, मतलब एटॉमिक साइज की जो दूरियां होती हैं उससे लेकर के बहुत बड़ी दूरी तक कार्य करता है, ठीक है। कि जैसे कि आप लोग सुने होंगे कि नाभिक में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बंद करके रहते हैं और इलेक्ट्रॉन के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कूलाम बल के कारण ही नाभिक के चारों ओर रुका रहता है, ठीक है।
एक और खास बात आप लोग को हम बता दें कि हम बताना भूल गए हैं स्टार्टिंग में कि आवेशों में आकर्षण और प्रतिकर्षण पर कार्य कब करता है। तो ये जान लीजिए, जब दोनों आवेशों की प्रकृति एक समान होती है, जैसे कि दोनों आवेशों की प्रकृति एक समान, मतलब दोनों आवेश धनात्मक अथवा दोनों आवेश ऋणात्मक हैं, दोनों आवेश ऋणात्मक हैं। तो जब आवेशों की प्रकृति समान होती है तो ये आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, बाहर की ओर धकेलते हैं, ठीक है। और जब इन्हीं दोनों आवेशों की प्रकृति विपरीत होती है, मतलब एक धनात्मक हो दूसरा ऋणात्मक हो, तो उस समय क्या होता है, यही दोनों आवेश एक दूसरे को आपस में मतलब एक दूसरे की ओर आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। यहाँ पर देखिए प्लस प्लस था, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, यहाँ पर माइनस माइनस यह भी एक दूसरे को मतलब प्रतिकर्षित करेंगे। और अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे की ओर खींचेंगे, ठीक है। अब अगली हम लोग बात समझते हैं, जो जैसे कि आप लोग सुने होंगे कि कई बार ऐसा हमको करना पड़ता है कि जो ये कूलाम का नियम है इसको हमें क्या कहते हैं, वेक्टर के रूप में यूज करना पड़ता है। कूलाम के नियम को सदिश रूप में यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो देखते हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप। कूलाम के नियम का सदिश रूप। अब अगर इसको भी इसी वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। हम आप लोगों से कल मिलेंगे इस टॉपिक को लेकर के, कूलाम के नियम का सदिश रूप। और आपसे हम गुजारिश करेंगे कि आप लोग कल मतलब इस लेक्चर को लेने से पहले, दूसरे वाले लेक्चर को लेने से पहले आप लोग कक्षा 11 की एक बार वेक्टर्स चैप्टर को दोहरा लीजिएगा। तो बाकी हम आपसे अब इस टॉपिक के साथ आपसे हम कल मिलेंगे। धन्यवाद।